आज की रात अहम है या फिर कल का दिन बहुत अहम है। किसी वक्त भी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान झड़प स्टार्ट हो सकती है। हम किस बेस पे ये कह रहे हैं ये हम आपको पूरी तफसील के साथ आज के व्लॉग में बताएंगे। और आज इंडिया ने पाकिस्तान का सारा कंटेंट जो है उसे बैन कर दिया है। किस तरह बैन किया है और क्या अब पाकिस्तान अपना कंटेंट अपना व्यू इंडिया के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं कर सकेगा, और अगर करेगा तो कैसे करेगा, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और इंडिया की एक पूरी कोर ने जंग लड़ने से इनकार कर दिया। अब ये कौन सी कोर है, क्यों नहीं जंग लड़ रही, ये भी आपको इसी व्लॉग में बताएंगे। और आज एक जासूस पकड़ा गया है इंडिया का पाकिस्तान के अंदर। ये जासूस कहां से पकड़ा गया था, क्या कर रहा था, और इसका जो आज ड्रोन फेंका गया गिराया उसके साथ क्या ताल्लुक है, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन पब्लिक जंग नहीं लड़ना चाहते, लेकिन सिर्फ एक सेक्टर है जो जंग चाहता है। ये कौन सा सेक्टर है और क्यों ये जंग चाहता है, और इसका 27 सितंबर 2025 के साथ क्या ताल्लुक है, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में पूरी तफसील से बताएंगे। और इंडिया का एक और जासूस मारा गया, ये कैसे मारा गया ये भी इसी व्लॉग में आपको बताया जाएगा। और इमरान खान साहब ने पाक फौज को सपोर्ट करने का ऐलान कर दिया है, कहां किया, कैसे किया, ये भी आपको इसी व्लॉग में बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फरूख अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाज़रीन, सबसे पहला टॉपिक हम डिस्कस करने से पहले सिर्फ आपको इतना बताता जाऊं कि पाकिस्तानी फौजी कोई बॉर्डर पे खड़ा होकर छींक भी मारता है ना, तो इंडिया में कोराम मच जाता है कि अटैक हो गया, हमला हो गया। और अब फिर कुछ तरह की खबरें आ रही हैं कि आज और कल बहुत इंपॉर्टेंट है, डेज जो है, और बड़ा कुछ सेंसिटिव टाइम चल रहा है और दोबारा अटैक हो सकता है। ये और बात है कि भाई तेजस जैसे खोते रड़े बनाकर आप पाकिस्तान पे अटैक करोगे तो यकीन मानो इतनी पिंदी लगाएंगे कि आपकी सोच है। और उसके बाद नरेंद्र मोदी साहब भी बुरी तरह से फंस चुके हैं। लेकिन ये बहुत ही अजीबोगरीब किस्म की स्टोरी है, इसमें बड़े मजे के इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं कि मोदी साहब फंसे किस तरह से हुए हैं। सरेदस्त आपको लेके जाते हैं हम सीधा जासूसों पे, बॉर्डर पे और पूरी डिटेल पे कि जंग क्या वाकई होने जा रही है या नहीं होने जा रही। पाकिस्तान ने 2 ड्रोन्स गिराए हैं, इंडिया के क्वाडकॉप्टर इनको कहते हैं, और ये हेलीकॉप्टर की तरह उड़ते हैं। और उसकी बुनियादी वजह ये होती है कि 4 इसकी विंग्स होते हैं, नीचे आपने देखा होगा 4 इसके स्टैंड्स हैं, और इसी तरह उठता है जैसे हेलीकॉप्टर उठता है। तो इस वजह से इसको क्वाडकॉप्टर भी कहा जाता है, क्योंकि ये सिर्फ ड्रोन नहीं है, इसके अंदर और बहुत सारी चीजें होती हैं। इवन ये छोटा सा बम जो है उसको भी एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है, और जंगों के दरमियान भी इस्तेमाल होते हैं। और ये कहा जाता है जो अब्दुल मजीद पकड़ा गया ना जेलम से, जिसने यहाँ पे बम प्लांट करने की कोशिश की और कल DGISP ने इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, ये एग्जैक्टली उसी इलाके का रहने वाला है जहां पे इस ड्रोन को गिराया गया था। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि यही वो सेक्टर है जहां पे ज्यादा मूवमेंट होती है, और ये जो शहरी है ये वहीं का रहने वाला है, और वहीं से इसको इंडियंस ने अपने साथ एसोसिएट किया था। फिर यहीं से इसको इसी टाइप के बम भेजे जाते थे। और ये भी एक थ्योरी है, ये भी एक ख्याल है कि हो सकता है इन्हीं क्वाडकॉप्टर्स के जरिए बम भेजे जाते हो, क्योंकि क्वाडकॉप्टर्स जो है उसके अंदर एहलियत होती है कि वो थोड़ा सा मटीरियल जो बड़े टाइप का है उसको भी लेके मूव कर सकता है। और ये कहा जाता है कि जब किसी जगह जंग होती है तो आप 1000-1500 जो क्वाडकॉप्टर्स है इमीडिएटली आप उड़ा के बहुत बड़ा फायदा उठा सकते हैं। तो इंडिया के पास ये है जाहिर है, और इसको ये इस्तेमाल भी करता रहता है। तो ये उसी इलाके के अंदर क्वाडकॉप्टर मारा गया है, कल गिराया गया है, जहां से अब्दुल मजीद का ताल्लुक था। तो अब्दुल मजीद जो पूरी स्टोरी आपने उनकी सुन ली, जाहिर है उसकी जो आपने DGISP की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनी, इसके पीछे हमारे इदारे लग गए थे, क्योंकि ये जाहिर है फ़ोन इस्तेमाल हो रहा था इसका। और हमारी पूरी एक यूनिट है पाकिस्तान आर्मी की जो फ़ोन जो है वो टेप करती रहती है, सुनती रहती है, चेक करती रहती है कि कहाँ पे कोई गड़बड़ हो रही है। और कुछ इस टाइप के फ़ोन होते हैं कि जिनको फौरी तौर पर इनके रेडार में आ जाते हैं। तो ये इसी किस्म का फ़ोन था जो रेडार में आ गया। उसके बाद इसका पीछा किया जा रहा था। फिर ये जो इसको बम मिला उसने बाकायदा किसी जगह पर उन्होंने बम फेंका, पूरी डिवाइस फेंकी, फिर इसको वीडियो भेजी, फिर इसने वहाँ से उठाई, फिर इसने अपनी एक वीडियो भेजी कि जनाब देख लें मेरे पास ये मौजूद है। फिर उसके बाद ये प्लांट करना चाहता था, बरनाला गया, ये उसी सेक्टर के अंदर है, याद रखिएगा सारा इलाका जो बरनाला एक जगह है, शहर है, और छम की साइड पे। और छम भी ये ज़हन में रखें कि ये वो साइड है जो कश्मीर के अंदर वाहिद पोर्शन है जो मैदानी इलाका है, मुकम्मल तौर पर मैदानी इलाका। और फिर उसके बाद ये गुजरात के साथ मिलता है, जलालपुर जटा के साथ मिलता है, ये सारा इलाका। जो रिवर तवी है वो यहाँ से गुजरता है, तवी इस साइड पे पाकिस्तान की तरफ है, दूसरी साइड पे वो जम्मू की साइड पे। तो ये वहाँ से फिर ये लेके आया, फिर बरनाला में लगाने की कोशिश की, इसने कहा कि नहीं यहाँ लोग ज़्यादा नहीं है। फिर वहाँ से भिम्बर आया, भिम्बर से फिर आगे जेलम आया, और जेलम जब आया तो वहाँ पे ये पकड़ा गया। अब ये अल्लाह ताला को खास करम है, या वो लोग जो इसका पीछा कर रहे थे उनके ऊपर अल्लाह ताला ने करम किया, अगर वहाँ पे ये बम फट जाता तो उन लोगों ने भी शहीद हो जाना था, आम लोगों के साथ साथ। ठीक है, बहरहाल पकड़ा गया। उसके बाद वो सारी कन्वर्सेशन, फिर इसका मोबाइल फ़ोन निकाला गया, फिर घर जाके इनका छापा पड़ा और वहाँ से चीज़ें निकली। और फिर इसका फ़ोन जो था उसको फोरेंसिक किया गया, उनकी जो डिलीट मैसेजेस थे वो भी रिकवर किए गए, और उसके बाद जो मैसेज था वो आपने सुन लिया सारा। सेम इसी तरह एक सतवाल सेक्टर है, सतवाल सेक्टर के अंदर एक और क्वाडकॉप्टर जो है उसको गिराया गया, और वो भी यही हरकत कर रहा था कि वो तस्वीरें बना रहा था। और ये ज़हन में रखेंगे जब भी जंग होने लगती है तो इस किस्म के जो ड्रोन्स होते हैं वो कुछ चिप्स भी फेंकते हैं मुख्तलिफ जगह पे, जहाँ पर उन्हें महसूस होता है कि यहाँ पे मोर्चे हैं तो वहाँ चिप फेंक देते हैं। और उससे फिर ज़ाहिर है जो
दुश्मन होता है वो अपने मिसाइल्स को डायरेक्शन देते हैं, या वैसे फौज को पता चल जाता है कि यहाँ मोर्चे हैं, यहाँ बमबारी करनी चाहिए, तो एक दूसरा भी गिरा दिया गया। तो हम ये कह सकते हैं कि एक ही दिन में 2 जासूस उनके बड़े जासूस जो वो मारे गए, क्योंकि ये बड़े जासूस होते हैं ड्रोन। आप ये समझे कि जिस तरह इंसान की एहलियत है, सलाहियत है, उससे भी बढ़ के होते हैं, क्योंकि इनके पास बड़ी टेक्नोलॉजी होती है और बड़े तेज ज़बरदस्त किस्म के कैमरे लगे होते हैं। वो हर एक चीज़ को वो रिकॉर्ड कर लेते हैं, फिर साउंड्स भी रिकॉर्ड करते हैं। बहुत सारी चीज़ें उड़ाने की एक और भी वजह है वैसे, वो वजह ये है जी कि जहाज तो इनके उड़ते नहीं है। तेजस 1983 से बनाई जा रही है, अभी तक इनका बना नहीं है, तो जो उड़ता है अल्लाह ताला से डरना चाहिए। हो सकता है यार कल को हमारे साथ पूरी दुनिया हमारा मजाक उड़ा रही हो। नहीं इंशाल्लाह ऐसा बिल्कुल नहीं। टेक्नोलॉजी है ना, किसी वक्त भी जवाब दे सकती है। और ये भी एक इन्फॉर्मेशन है, मैं आपको बताऊं कि बड़े हैवी जैमर्स लेकर आए हैं ये, और ये जैमर्स इसराइल से आए हैं। ये आपको मैं बता रहा हूँ कि अगर ये जंग हुई तो जैमर्स ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। इस बार AI के जरिए और जैमर्स के जरिए पूरी कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान के जो सिग्नल्स हैं वो बंद कर दिया जाए। जो सब अपने फौजी मारे जा रहे हैं, अपने 5 फौजी उन्होंने मार दिया, फौज इनकी बौंदली खड़ी है, तो इनसे क्या आप तवक्को कर रहे हैं कि ये आके अटैक करेंगे, ये हमला करेंगे? तो सिख मारे गए हैं और मैंने उनको शहीद कह दिया था। लोगों ने बड़ा एतराज़ किया कि भाई हर फौज का जो बंदा होता है उसको लोग शहीद कहते हैं, हमें दूसरे के शहीदों को मान लेना चाहिए। अच्छा, मैं फिर थोड़ा सा मैं भी यहाँ पे एक चीज़ ऐड कर देता हूँ। वो ये है जी कि ये सिख भाई हमारे, हमें इनसे मोहब्बत भी है, हमारी इनके साथ बड़ी अच्छी एफिलिएशन, और ये पाकिस्तान के साथ इनकी अब मोहब्बत है, इनके साथ ही हमारे करीब होते हैं, यकीनन होते हैं। आप इनके लिए पूरा कॉरिडोर जो है ना पाकिस्तान इस वक्त भी खुला हुआ है बिल्कुल। और यकीन माने ये अगर सिख फौजी निकाल दिए जाए ना इंडियन आर्मी में से, तो पीछे सिर्फ डांसर बचते हैं, ठीक है। वो सिर्फ बॉर्डर पे डांस करके मुकाबला कर सकते हैं और किसी में हिम्मत नहीं है। तो ये सिख जो है इन पे ही अटैक करके 5 फौजी जो है इनके, मैं क्या कहूँ कि शहीद कर दिए गए, मार दिए गए, कुछ भी। तो अगर सिख ही निकल गए और सिखों ने रिवॉल्ट कर दिया तो इनका बनेगा क्या? ज़ाहिर है बड़ा वैसे टफ है, क्योंकि पूरी वो उनकी बटालियन है और वो बड़ी डिमोरलाइज हुई है अपने लोगों की, क्योंकि जब उनकी लाशें गई हैं वापस तो उस पर खासे वो अफसरदा हैं। और दूसरी साइड पे भी ज़ाहिर उनकी अपनी आर्मी है, उसको भी समझ नहीं आ रही कि इसके ऊपर कैसे कंडोलेंस किया जाए, कैसे उनसे माफ़ी मांगी जाए, कैसे मदद की जाए। तो वहाँ पर एक बड़ी टेंशन है। इसके साथ साथ जो नार्दर्न उनकी कोर है ना, जो ज़ाहिर मकबूजा कश्मीर के अंदर है और 7 लाख फौज है और बड़ी तगड़ी उनकी ये कोर है, क्योंकि ज़ाहिर कश्मीर के अंदर है। और उसमें मैं पिछले दिनों एक उनके जनरल थे, लेफ्टिनेंट जनरल ढिल्लू, उनकी पूरी मैंने एक वीडियो सुनी जिसमें वो बता रहे थे पुलवामा का क्या वाक़या है। उसके अंदर बहुत सारे झूठ भी हैं, लेकिन वो बता रहे थे कि मकबूजा कश्मीर की फार्मेशन क्या होती है, वहाँ पे क्या क्या करना पड़ता है, किस तरह होता है। तो वो मुझे बड़ा पता चला कि वो जी मकबूजा कश्मीर के अंदर ये जो नार्दर्न इनकी कोर्स हैं वो क्या करती हैं। तो नार्दर्न कोर का उन्होंने जो कोर कमांडर है वो बदल दिया, और उसकी जो वजह बताई गई वो ये है कि जो कोर कमांडर है उसने जंग लड़ने से इनकार कर दिया। तो उसने पाकिस्तान की तरफ आने से, LOC पे अपनी फौज को भिजवाने से इनकार कर दिया। अब वहाँ पे 2 वजूहात इसकी हो सकती है। एक वजह तो ये हो सकती है कि उसने महसूस किया कि यार ये बिला वजह जंग हम लड़ रहे हैं, इसका फ़ायदा हमें कोई नहीं, तो और ये नैरेटिव हमें सूट भी करता है। लेकिन दूसरी वजह भी है। दूसरी वजह ये है कि उसने अपनी आर्मी से ये कहा कि देखिए हम जो हैं इस वक्त इंटरनल सिक्योरिटी पे, यानी IS के अंदर इन्वॉल्व है। IS एक टर्म होती है फौज की जिसको कहते हैं इंटरनल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी ऐसे ही है जैसे कि आप बलूचिस्तान के अंदर देखें, इस वक्त हमारी फौज वहाँ पे इन्वॉल्व है, और जब उसको इंटरनल सिक्योरिटी से हटा के आप उसको बॉर्डर्स पे लेके जाते हैं तो इंटरनल सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ होती है। फिर वहाँ पे PLA खुली फिरेगी और शहरों के अंदर वो खासा नुकसान पहुँचाएगी। या इस वक्त जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हमारी फौज लगी हुई है, TTP वगैरह को रोक लिया है, या लोग जो उसके अंदर छुपे हुए स्लीपर सेल्स हैं जो उनको पकड़ रहे हैं, तो अगर वहाँ से हम हटाते हैं तो सारी इंटरनल सिक्योरिटी पर कंप्रोमाइज़ होगी। ऐसे ही ना, तो सेम उसने कहा जी 7 लाख फौज हमारी है यहाँ पे, लेकिन वो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए हमने स्कूलों को घेरा हुआ है, हमने पुलों के ऊपर अपनी फौज बिठाई हुई है, हमने लोगों के घरों के सामने गलियों के अंदर बिठाई हुई है, हर जगह पे हमारे मोर्चे लगे हुए हैं, हम लोगों को रोक रहे हैं, लोगों की तलाशी ले रहे हैं, और ये जो दहशतगर्द आ जाते हैं पहलगाम के अंदर हम उनका पीछा कर रहे हैं। तो अब अगर हम यहाँ से हटा के फौज को बॉर्डर पे शिफ्ट करते हैं, LOC पे शिफ्ट करते हैं, तो पीछे से तो ये मकबूजा कश्मीर के लोग पीछे से हमारे ऊपर हमला कर देंगे, तो इस तरह तो हम दोनों साइडों पे मार खा जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि अकल का मुजाहरा करें, इस तरह हमें ना छेड़ें, और ये बात उसकी दुरुस्त है। हमें उसे क्या हमदर्दी हो सकती है, वो तो बेचारा चला गया, लेकिन बात उसकी दुरुस्त है। वो समझ रहा है कि अगर फर्ज करें वो शहरों से निकल जाते हैं, बॉर्डर पे चले जाते हैं, तो पीछे तो कश्मीरी बड़े खौफनाक लोग हैं, ये तो मत मार के रख देंगे इसकी फौज की। तो वो उसने कहा कि इसलिए बेहतर यह है कि हमें यही रहने दिया जाए। तो इसके बाद ज़ाहिर मोदी सरकार जो है वो नाराज़ हो गई। ये ज़हन में रखेंगे पाकिस्तान की जो फौज है और जो इंडिया की फौज है उसके अंदर एक फ़र्क है। वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर भी किसी कोर कमांडर को फारिग कर सकता है, यहाँ पे तो ज़ाहिर हमारी फौज इंडिपेंडेंट है, हमारे चीफ ने फैसला करना होता है, और इसमें जो सिविल गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होती, ये इनकी डोमेन ही नहीं है। लेकिन वहाँ पे मोदी भी फारिग कर सकता है, तो मोदी ने कहा हटाओ इसको, और उसकी जगह नया उन्होंने जनरल वहाँ पे भेज दिया। अब वो वहाँ पे गया, जवानों के साथ
बात की है, जवान खड़े हो गए, उन्होंने लड़ना शुरू कर दिया कि भाई ये क्या करना चाह रहे हैं, हमें मरवाना चाह रहे हैं, किधर धकेल रहे हैं हम तो यहाँ पे चिल करने के लिए आए हुए हैं, आप कहते हैं जंग लड़ो। तो उसके लिए बड़ी एम्बेरसमेंट हुई है। तो ये पहली कोर है इंडिया के अंदर इस वक्त जिसने जंग लड़ने से इनकार कर दिया, और अब उन्हें कोर कमांडर तब्दील करना पड़ गया, और उस वक्त तब्दील करना पड़ गया जब जंग उनके सर पे खड़ी है। अच्छा चोई साहब, वैसे मैं एक छोटा सी बात करता जाऊँ, जो कोर कमांडर साहब जो चेंज हुए ना, इनकी बात ठीक है, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। मैंने कुछ चैनल मॉनिटर किए हैं जिसपे कश्मीरियों के वो वॉक्स पॉप्स नहीं कहते, छोटे छोटे इंटरव्यू लेते हैं पब्लिक में जाके, तो एक इंडियन जो था वो बड़ा जोश में जाके, और रिपब्लिकन टीवी का था, रिपब्लिक टीवी का, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे लोगों ने किए हैं, ठीक है ना, ये जो आप कह रहे हैं ज्यादा हाईलाइट हुआ है, ठीक है ना, उसने जाके सबसे बात की और लोगों के मुंह से निकलवाने की पूरी कोशिश की, पाकिस्तान में घुस के मार, एक कश्मीरी ने नहीं बोला, सबने कहा कि पहले पता तो करो किया किसने, हुआ क्या है, और ये हमारी सिक्योरिटी किसने गड़बड़ की है, कौन जिम्मेदार था, चौकीदार को पकड़ो पाया सबने। और वहां पे मेन चौक पे श्रीनगर में खड़ा होकर बंदा बात कर रहा है, और तमाम लोगों ने एक ही आंसर किया कि भाई अपनी सिक्योरिटी पे पहले जवाब दो, उसके बाद पाकिस्तान का नाम लेना। एक बंदे ने पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं की, तो ये है कश्मीर। सही बात है, ठीक है, तो इंडियंस ये जान लो, ये है कश्मीर। अच्छा, अब नॉर्दर्न कॉर्नर ने क्योंकि वहाँ पे जंग लड़ने से इनकार कर दिया, तो अब वहाँ पे 2 ब्रिगेड उन्होंने अपनी फौज शिफ्ट की है और कश्मीर के अंदर। एक तो उन्होंने साउथ से लेके आए, साउथ इंडिया से वो लेके आए कश्मीर की तरफ, और ये नॉर्थ की साइड है ज़ाहिर, तो आप साउथ से नॉर्थ में उन्होंने एक ब्रिगेड शिफ्ट किया, और दूसरा सेंटर से यानी दिल्ली से उन्होंने एक और शिफ्ट किया है। तो वहाँ पे 2 ब्रिगेड उन्होंने ऐड किया है जो अब LOC की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये एक दूसरा ये है कि BSF जो है ना, वो ज़ाहिर जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है उनकी, उसने ये जो पाकिस्तान बॉर्डर के साथ साथ फसलें होती हैं ना, अगर आप बॉर्डर पे जाएं, LOC पे जाएं ना, तो दोनों साइडों पे लोगों ने अपनी फसलें उगाई हुई हैं, और जब जंग होती है तो ज़ाहिर फसलें खराब हो जाती हैं। तो उन्होंने 1 दिन का टाइम दिया है कि आपने 1 दिन के अंदर अंदर अपनी फसलें काटनी है, यहाँ से उठानी है, जो नहीं उठा सकेगा फिर उसके बाद हम पे एतराज़ ना करें। तो एक दूसरा जो ये भी वार्निंग है कि जब वो फसलें बड़ी तेज़ी से काट रहे हैं और उसमें उन्होंने मशीनरी लगा दी है, दिन रात वहाँ पे काम हो रहा है, मशीनरी लगी हुई है जो फसलें काट रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर वो प्रेपरेशन उनकी पूरी है। और जो तीसरी इसके अंदर ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन की बात है वो ये है कि कल उनकी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास था, और उसके अंदर उनके जो तीनों उनके जो आर्म फोर्सेस के चीफ हैं वो थे, प्राइम मिनिस्टर था, फिर उसके अंदर वज़ीर दाखिला था, फिर उनका फॉरेन मिनिस्टर था, फिर उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो था वो भी था उसके अंदर। और वहाँ पे 2 फैसले हुए हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। एक फैसला ये हुआ है कि पाकिस्तान का जो तमाम कंटेंट है वो बंद हो जाए, ठीक है, यानी इंडिया के अंदर ना कोई फेसबुक के ऊपर पाकिस्तान का कंटेंट कोई बंदा पेश कर सकेगा, ना कोई देख सकेगा, पाबंदी। दूसरा, ना यूट्यूब के ऊपर देख सकेगा, ना ट्विटर के ऊपर देख सकेगा, और इसके साथ साथ टिकटॉक और इंस्टाग्राम के ऊपर भी अगर इस टाइप की कोई इंफॉर्मेशन है जो पाकिस्तान से आ रही है तो उसके ऊपर उन्होंने इमीडिएटली पाबंदी लगा दी है। तो आज रात किसी वक्त भी मुकम्मल पाकिस्तानी मीडिया जो है उसका टोटल बंद हो जाएगा, वहाँ पे क्रैकडाउन हो जाएगा। और उन्होंने ये क्रैकडाउन सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया के लिए नहीं रखा हुआ, बल्कि अपने भी जो उनके लोग हैं जो सवाल उठा रहे हैं उनके भी उन्होंने चैनल बंद करना शुरू कर दिए। जैसे कि एक बंदा है वहाँ पे संजय शर्मा, वो बड़ा यूट्यूबर है वहाँ पे और बड़ा अच्छा जर्नलिस्ट है, और उसकी अपनी जो सब्सक्रिप्शन है वो 7 मिलियन है, यानी 70 लाख से ज़्यादा लोग उसको उसके सब्सक्राइबर हैं, और 4 PM के नाम से उसका चैनल है, तो उसके ऊपर पाबंदी लगा दी, उसको बंद कर दिया। फिर इसकी तरह जो रवेश कुमार नाम का एक वहाँ पे यूट्यूबर है और बड़ा यूट्यूबर है, 13 मिलियन है इसका, यानी 1 करोड़, बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, 1 करोड़ 30 लाख उसके सब्सक्राइबर्स हैं, और ये बड़ा जर्नलिस्ट है। और इसने सवाल उठाया था कि सिंध का पानी जो नहीं बंद किया जा सकता, और ये बड़ा वैसे बैलेंस आदमी है, तो इसका जो है ना चैनल वो भी बंद हो रहा है। इसके साथ साथ एक जो वो है राठी साहब, ध्रुव राठी जो है ना वो बहुत ज़्यादा देखा जाता है, और उसी ने उसकी वीडियोस की वजह से बीजेपी के 22% वोट कम हो गए थे नरेंद्र मोदी के, उसके खिलाफ भी अब लगे हुए हैं। मुझे लगता है कि ध्रुव राठी जो है ना उसका चैनल भी बंद होने वाला है। तो वहाँ पे वो सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर क्रैकडाउन नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने मीडिया के ऊपर भी क्रैकडाउन कर रहे हैं। और वो जो कहा करते थे ना पाकिस्तान के अंदर आज़ादी राय नहीं है, वहाँ पे ट्विटर बंद है, तो अब खुद वो ये काम कर रहे हैं। अच्छा चौधरी साहब, ये जो रवीश कुमार साहब हैं, ये पहले जर्नलिस्ट हैं बहुत बड़े वहाँ के, इन्होंने जो सिंध के हवाले से बड़ी अच्छी बातें की। इनका मैंने थोड़ी सी वीडियो देखी तो उन्होंने कहा जी प्रैक्टिकली इंपॉसिबल है इस पानी को रोकना, इतने दरिया इसमें गिर रहे हैं। और दूसरी बात ये चौधरी साहब, ये इतने बड़े साइंसदान हैं, तो सबसे पहले तो अपने होने वाले सैलाबों को रोके ना, वहाँ बंद बांधे। अब ये पूरा इंडिया जो सेंसिबल वॉइसेज हैं वो ये कह रही हैं मोदी को, जिसकी वजह से मोदी पे प्रेशर भी अब बहुत ज्यादा आ गया, और कहा यह जा रहा है कि भाई पानी तुम रोकोगे कैसे, 10-20 साल का मंसूबा है, आज के दिन से शुरू करो तो 20 साल बाद ये पूरे होंगे और पता नहीं कितने पैसे लगेंगे। और सेकेंडली, अब क्योंकि मोदी को ने ये नारा मारा था, सर वो से पता था होना तो है कुछ नहीं, आवाम सेटिस्फाई हो जाएगी, मैं फिर झूठ बोल के वोट ले लूंगा, लेकिन इस दफा जरा काम उल्टा पड़ गया। अवाम ने कहा भाई ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है जो बातें तुम कर रहे हो, तो अब ये प्रेशर इन पे इंक्रीज हो गया है, बहुत ज्यादा वहाँ पे सवाल उठा रहे हैं। इसके अलावा जो अब ये जो क्योंकि वहाँ पे सोशल मीडिया बंद हो रहा है, तो पाकिस्तान ने एक नया टूल बनाया है। ये टूल आज 5 बजे यानी हमारा जो ये वीलॉग लगेगा उसके 3-4 घंटे बाद वो एक्टिव हो जाएगा। अच्छा, तो बम्बार्डमेंट जो इन्फॉर्मेशन की पाकिस्तान से वो बड़ी तेजी से जाएगी इंडिया के अंदर, और वो लोग हैरान ही रह जाएंगे
देखेंगे कि यार ये इन्होंने क्या किया। तो वो पूरा एक स्क्वाड है पाकिस्तान का जो ऐसी बम्बार्टमेंट करेगा इंफॉर्मेशन की कि बस वो हैरान ही रह जाएं। और हो सकता है हमारा जो चैनल है उसके भी क्लिप्स जो है वायरल होने शुरू हो जाए। ये सब हमला कर दिया वैसे। तो ये हमारे लोग जो ना बड़े एक्टिव हैं वैसे, इस टाइप की जगहों पे ऐसा दिमाग इस्तेमाल होता है हमारा तवा। अब देखिएगा कल जो इंडिया की जब आंख खुलेगी तो उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन का वहाँ पे सैलाब आएगा पाकिस्तान की तरफ से, वो हैरान कुन होगा। तो इन्होंने वो एक पूरा सिस्टम बना लिया। इसके साथ साथ जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ है ना इनका, उसके अंदर ये फैसला हुआ है। तो ये जो 30 अप्रैल की रात है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि अब ज़ाहिर है मोदी ने अपनी जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है उसमें ये फैसला कर लिया है कि फौरी तौर पे हमने ये काम करना है, यानी जंग स्टार्ट करनी है। तो आज की रात बड़ी इंपॉर्टेंट है, और अगर आज की रात अमन से गुजर जाती है तो कल का दिन जो है ना बड़ा सेंसिटिव होगा। लेकिन अब बल्कि ताज़ा खबर आ गई है कि भारत ने अखनौर, यानी अखनौर इंडिया की साइड पर मकबूजा कश्मीर, और पाकिस्तान की तरफ है छम, वहाँ पर इस सेक्टर पर सीज़ फायर लाइन की खिलाफ वर्जी की है और उसने फायर शुरू कर दिया, और पाकिस्तान आर्मी ने उसका भरपूर जवाब दिया, जिसके बाद इंडिया के 2 बंकर उड़ा दिए गए। ये बंकर्स वैसे उड़ते रहे हैं पिछले 2-3 दिनों में, और हो सकता है ये छोटी सी छेड़छाड़ हो, लेकिन अगर ये छोटी छेड़छाड़ नहीं है तो कहीं सुबह या चंद घंटे जब हमारा ये व्लॉग अपलोड होगा तो उस दौरान कहीं फुल फ्लैज जंग स्टार्ट ना हो जाए। अच्छा। और जो मेरी इंफॉर्मेशन है, ये मेरा जो एनालिसिस है, जहाँ मेरा जो ख्याल है वो यही है कि ये LOC के ऊपर करेगा, महदूद जंग करेगा, ये जो जनरल बॉर्डर है उसकी तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि इसको अंदाजा है कि वहाँ होगा तो फुल फ्लैज वार होगी। फुल फ्लैज वार होगी तो फिर उसको कंट्रोल करना इतना आसान काम नहीं होगा। तो ये हो सकता है कि ये अपने सोल्जर्स को आगे भेजें और वो पाकिस्तान के इलाकों में दाखिल हों, और फिर वहाँ पे कोई जो पिकेट्स हैं उनके ऊपर कब्जा कर लें, और वहाँ पे तस्वीरें बनाएं, और वहाँ पे तस्वीरें बना के फिर ये कहेंगे कि हमने फतह कर लिया पाकिस्तान को, और बस एक बार बल्ले बल्ले हो जाए, और उसके बाद कोई और मुल्क दरमियान में डाले जाए और उससे कहा ये ठीक है जब पीछे हट जाते हैं। शायद इस टाइप की कोई कार्रवाई करे, लेकिन पाकिस्तान ने यह फैसला किया हुआ कि अगर ये इधर आए सही वापस नहीं जा सके। पाकिस्तान का भी ये फैसला कि कुछ भी, उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर ना गुंजाइश ही नहीं है। जो प्राइम मिनिस्टर इंडिया की बात करेगा ना वो फारिग हो जाए, जो आर्मी चीफ पाकिस्तान को डिफेंड नहीं कर सकेगा, या एक थप्पड़ का जवाब 2 थप्पड़ से नहीं दिया जाएगा, वो भी फारिग हो जाएगा। ध्यान में रखो कि फिर ये नहीं हो सकेगा कि अगर इस सूरत हाल के अंदर कोई गड़बड़ हो जाती है तो जनरल आसिम मुनीर साहब को लोग माफ़ करते हैं। तो फौज को पता है, आर्मी चीफ को पता है कि मेरे पास ये स्पेस ही नहीं है, तो पाकिस्तान के फिर लोग इस चीज़ को अफोर्ड नहीं करते, ना ही वो बर्दाश्त करते हैं, और फिर वो चढ़ दौड़ते हैं। और ये ना हो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो उनके हाथ पे एक नया टूल आ जाएगा, ये देखें जिन्होंने क्या किया, हम सही कहते थे या ये हांटू है। लेकिन जनरल आसिम जो है उन्होंने तो बड़ा क्लियर कट मैसेज दिया हुआ। उन्होंने तो कहा है कि भाई मतलब आप वर्ड्स में नहीं दोहराना चाह रहा, लेकिन मैसेज बड़ा ही सिंपल बनता है, 2 नेशन थ्योरी है जी, और आपको बताएंगे बाकायदा अगर कोई जंग करता है तो मुंह तोड़ के जवाब दिया जाएगा। और चौधरी साहब मुझे एक चीज़ बताइएगा जरा, आपने पहले कहा जी कि 7 दिन में जंग होगी, मतलब ये इंडियंस कहते आए, हम तो बता रहे थे ना 7 सबसे पहले जो उनकी मैं माजरत खाऊं, सबसे पहले कहा 24 घंटे के अंदर जवाब देंगे, फिर कहा जी 2 दिन में जवाब देंगे, फिर कहा 3 दिन में जवाब देंगे। अब मैं नीचे कमेंट्स पढ़ रहा था, कहीं शुगर लगा हुआ था, पाकिस्तानी कहते यार एक टाइम बता दो, टाइम कब आना है, एक दफा में बता दो। अब ये कह रहे हैं जी हफ्ता गुजर गया कुछ नहीं हुआ, अब कह रहे हैं फिर 2 दिन अगले, और कुछ इस तरह के एनालिसिस आ रहे हैं इंडिया की तरफ से भी पाकिस्तान की तरफ से भी कि इस जंग को स्टच किया जाएगा जानबूझ के, और होगा कुछ भी नहीं। आपको ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नजर आती है? अब देखो ये जंग का जो है ना, जंग के बारे में कहा जाता है कि इसको स्टार्ट तो किया जा सकता है, लेकिन इसको खत्म करना फिर हर बंदे के बस की बात नहीं होती। फिर ये अपना इसका एक स्पेल होता है, और उस स्पेल के बाद फिर जाके खुद ब खुद खत्म होती है। तो जंग से बचना चाहिए, और अगर इंडिया को रिलेक्टेंट है तो मेरा ख्याल है उसकी इस चीज़ को तस्लीम करना चाहिए और मौका देना चाहिए उसको। बेहतर तो ये है कि मोदी साहब वापस चले जाएं और ना इस पंगे में पड़ें। अब ये जो अर्नाब गोस्वामी साहब जैसे लोग हैं, इनको पकड़ के फंडा लगाना चाहिए और इनको बंद कर देना चाहिए। उससे चाहिए कि ये जो बकवास कर रहे हैं लोग, इनको बंद करें। ये जो सेंसिबल आवाज़ें उनको बंद ना करे, उसकी वजह से जंग रुकी हुई है। तो ये अब देखिए जंग जो है ना वो पिछले 36 घंटों से स्टार्ट है, जो बार बार हम कह रहे हैं। आप देख लें जो लिपा वाली है वहाँ पे तो है, वहाँ पे तो पाकिस्तान ने उनके मोर्चे उड़ा दिए। हमने दिन के वक्त जो हमारा व्लॉग था उसके अंदर हमने फुटेज दिखाई है। फिर उड़ी सेक्टर के अंदर उनके मोर्चे उड़ा दिए, वो पीछे चले गए हुए हैं। फिर इसके साथ साथ ये समानी सेक्टर जो है ना वहाँ के ऊपर भी झड़पें चल रही हैं। फिर ये जो नीलम वैली है वहाँ पे भी चल रहा है। तो ये फायरिंग तो उसको हो रही है और प्रॉपर तवातर के साथ हो रही है। बस ये है कि वो हमारे इलाके में दाखिल नहीं हुए, हम उनके इलाके में नहीं गए, बस इतना सा मामला है। ये किसी वक्त भी ये भी स्टार्ट हो सकता है। वैसे जंग से बचना चाहिए, अल्लाह ताला माफ करे, दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं और इनके दरमियान जंग जो है ना वो बड़ी खतरनाक होगी, बड़ी खौफनाक होगी। पाकिस्तान के पास ज़्यादा ऑप्शन ही नहीं है कि वो कोई और ऑप्शन इस्तेमाल कर सके। हमारे पास लिमिटेड ऑप्शन है, हमने इस्तेमाल कर देने। ये पाकिस्तान की थ्योरी है, पाकिस्तान की फिलॉसफी है। लेकिन ज़ाहिर है अब एक और चीज़ ये ज़हन में रखो जो मैं बताना चाहता हूँ, ये है कि इंडियंस जो हैं वो जंग नहीं चाहते और इंडियंस जो जर्नल्स हैं उनके वो भी जंग नहीं चाहते और जो इंडियंस दानश्वर हैं वो भी जंग नहीं चाहते और इंडियन बिजनेसमैन भी जंग नहीं चाहता। ये ज़हन में रखो। पाकिस्तान का बिजनेसमैन है, पाकिस्तान का फौजी है, पाकिस्तान के शायरी हैं, पाकिस्तान के नौजवान हैं जो कहते हैं जंग स्टार्ट करें। आओ तो सही। ये हमारा डीएनए है, हमारा लड़ने वाला डीएनए है। और जहाँ पे लड़ाई हो ना, देखो किसी जगह दो बंदों की लड़ाई हो रही हो ना, आधा शहर देखता है उसको।
यानी बंदा दही लेने गया छोड़ के ना, वो देख रहा है कि कौन कौन सुनोमुखी हुए हैं, अच्छा, है ना। और किसी जगह आप किसी जगह लड़ाई देख लो, पूरा मोहल्ला देखा है, छुड़ाएगा कोई नहीं, क्योंकि ये हमारा डीएनए है। हम लड़ाई को एंजॉय करते हैं, इसलिए इंडिया नहीं चाहते। लेकिन ये याद रखो कि सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम आरएसएस है, जो बीजेपी की पार्टी की बाप है, और बीजेपी जो है ना उसकी शाख है आरएसएस की। और ये आरएसएस है और मोदी है और बीजेपी है जो जंग चाहते हैं। तो अगर आप इसको पढ़ेंगे, इसका प्रोफाइल देखेंगे ना, तो आरएसएस जो है ये 27 सितंबर 1925 को बने थे, और इस 27 सितंबर 2025 को इसका 100 साल पूरे होंगे। अच्छा। और ये 7 साल अपनी तकरीबात मनाना चाहते हैं इसकी, आरएसएस की। और मोदी जो है वो पगड़ी बांध के इसके अंदर जाएगा और बाकी लोग भी जाएंगे। ये उससे पहले कोई ऐसी फतह हासिल करना चाहते हैं, कोई ऐसा तमगा लगाना चाहते हैं कि ये 7 साल जो इनकी तकरीबात है उसके अंदर सुरखरू हो सके, ये बता सकें कि हमने मुसलमानों के खिलाफ एक तहरीक स्टार्ट की थी और 100 साल बाद हमारा ये है कि हमने ये उड़ा दिया, ये उड़ा दिया, ये उड़ा दिया, ये उड़ा। ये सिर्फ उसको सेलिब्रेट करने के लिए इतना बड़ा काम कर रहे हैं। लेकिन इनको अंदाजा नहीं है कि कहीं ऐसा ना हो कि इनकी तकरीबात जब हों तो वहां मातम करने वाले लोग भी ना हो। उनको पता नहीं है कि ये क्या गलत गेम खेल रहा है। ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ ये वजह है कि आरएसएस की 7 साल तकरीबात हो रही हैं 27 सितंबर 2025 को। ठीक। और ये सारा काम उसके लिए किया जा रहा है। चौधरी साहब, इतनी टेंशन्स हैं भारत के अंदर और भारत इतना परेशान है, और हमारी साइड पे क्या चल रहा है, एक छोटी सी चीज़ आपको बताता चलता हूँ कि भारत कहता है जी टमाटर नहीं दूंगा, फिर वो कहता है पानी नहीं दूंगा। अबे जंग किचन में नहीं करनी यार, फिर मीम शुरू कर देंगे। अरे जंग बॉर्डर पे करनी है, ठीक है, हम नमक नहीं देंगे, खाएं फीके सालन पे। पूरे अन्न कम स्वाद नहीं होता। अच्छा, दूसरी बात है कहते पानी नहीं देंगे तो चाय कैसे बनाओगे। हमारी आवाम ने क्या किया, उन्होंने वीडियो लगा दी, दूध में चाय पत्ती डाल रहे, कहते हम दूध पत्ती पी लेंगे चाय। यार ये चाय बहुत बड़ा मजाक है वैसे इंडिया का। देखो ना, शाहिद अफरीदी जो उसने कप उठा के उसने कहा कि आप बाकी छोड़ो यार, जीतना और हारना छोड़ो, आओ मैं तुम्हें चाय पिलाता हूँ। यार ये अजीब होती है ये तुम भी ये पंगेबाजी शुरू कप रखा था, छोड़ दो यार, तेरी मेहरबानी है। अब आखिरी चीज़ है इमरान खान पे डिस्कस कर लेते हैं जी। इमरान खान साहब जो हैं इस दफ़ा उन्होंने बहुत ही जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है और वो फौज के साथ आगे खड़े हो गए। उन्होंने कोई बयान नहीं दिया खिलाफ, लेकिन पूरी डिटेल से स्टोरी बताएंगे आपको जावेद चौधरी। अब इमरान खान साहब के साथ मुलाकात हुई है फैसल चौधरी साहब की। फैसल चौधरी साहब को उन्होंने बताया कि मुतहद होने का वक्त है, और ये पुलवामा का जो इशू था उस वक्त भी यही हुआ था। मोदी को हमने उस वक्त भी कहा था कि आप सबूत दो, उस वक्त भी इसने कोई सबूत नहीं दिए थे, इस वक्त भी ये सबूत नहीं दे रहा। पूरी कौम इनके साथ खड़ी। साथ उसने कहा कि ये जो गवर्नमेंट है ये लेजिटिमेट नहीं है, बट इसके साथ साथ उसने कहा जी मैं अपनी फौज के साथ खड़ा हूँ। हमने कल के व्लॉग में ये कहा था कि इमरान खान पाक फौज जिंदाबाद का नारा लगाएगा, तो आज उसने कहा है कि मैं अपनी अफवाज के साथ, अपने मुल्क के साथ, अपने लोगों के साथ खड़ा हूँ, और हम 1 इंच ज़मीन भी इंडिया को पाकिस्तान की हड़प करने नहीं देंगे और ना ही पाकिस्तान की तरफ देखने देंगे। तो एक बड़ा जज्बा है इमरान खान का। मैं पहले ही कहता था कि इमरान खान इस मामले में बड़ा ज़बरदस्त आदमी। और पीटीआई की बार बार तारीफ करता हूँ कि इस मुश्किल वक्त में पीटीआई ने सियासी गंदे कपड़े नहीं धोए, वो इस कौम के साथ खड़ी है, अपनी फौज के साथ खड़ी है, अपने मुल्क के साथ खड़ी, और ये चीज़ वो है जिसको अप्रिशिएट करना चाहिए। बहुत पॉजिटिव मैसेज है।